Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. And welcome all of you in this precious morning. आज हम हिंदी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण भाग देखने जा रहे हैं, वो है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन यानी कि क्या? तो भाषा अध्ययन यानी कि ग्रामर, जिसे आप व्याकरण भी कहते हो। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, व्याकरण है किसी भी लैंग्वेज का महत्वपूर्ण घटक। समझो ना, रीढ़ की हड्डी समझो कि व्याकरण जिस लैंग्वेज का सभी को आता है, वो किसी भी प्रकार की लैंग्वेज बोल सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है और अच्छी तरह से समझा भी सकता है। तो यह है भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण का महत्व। तो किसी भी भाषा का सीखने के लिए व्याकरण की जिस प्रकार ज़रूरत होती है, उस प्रकार उसके जो घटक है उसको भी हमने अवगत करना चाहिए। तो व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है शब्द और शब्द के भेद। तो आज से हम इसी प्रकार से एक बाय एक, वन बाय वन हम क्या करेंगे कि शब्द के भेद सीखेंगे। हर एक वीडियो में एक नया शब्द का भेद आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं शब्द और शब्द का भेद। सबसे पहले देखो शब्द और उसके भेद। तो शब्द क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं शब्द क्या होता है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने उसकी व्याख्या भी लिखी हुई है और उसके पहले उदाहरण देखो, फिर बाद में मैं आपको व्याख्या समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, लड़का, किताब, मैदान, ये सब शब्द के उदाहरण हैं। अभी शब्द क्या होता है? तो शब्द वर्णों का एक अर्थपूर्ण समूह होता है। वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि अ से लेकर आ तक, क से लेकर ज्ञ तक, ये सब वर्ण हैं। तो इन वर्णों को अगर हम अच्छी तरह से जोड़ते हैं और उससे कोई हमें मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण हमें समूह मिलता है। समूह यानी कि ग्रुप। तो वह अगर ग्रुप हमें मिलता है तो हम उसको कहते हैं शब्द। जैसे देखो कि ल, ड़, क और क को आ की मात्रा लग गई का, तो हो गया लड़का यानी कि लड़का। एक अर्थपूर्ण शब्द समूह हुआ, इसीलिए लड़का यह हो गया शब्द। उसी प्रकार क को पहली की मात्रा लगाई गई तो की, त को आ की मात्रा लगाई गई तो ता, ब यानी कि किताब, यह भी एक अर्थपूर्ण समूह हो गया। उसी प्रकार मैदान। तो ये सब अर्थपूर्ण समूह हैं और उस अर्थपूर्ण समूहों को, तो ये अर्थपूर्ण समूह किसके हैं? तो वर्णाक्षरों के। ये वर्णाक्षरों के जो अर्थपूर्ण समूह हैं उन्हें कहते हैं शब्द। तो लड़का, किताब, मैदान, उस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमारे भाषा में शब्द आते हैं, अनगिनत शब्द होते हैं। तो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों के अर्थपूर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। ध्यान में रखो, वर्णों के अर्थपूर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम आते हैं उसके भेद की ओर। शब्द भेद मतलब क्या? शब्द भेद यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वो अभी शब्द के प्रकार दो प्रकार से, यानी कि दो अलग अलग टाइप से हम समझ सकते हैं। पहला है विकारी शब्द। देखो, पहला शब्द का भेद कौन सा है? विकारी शब्द। उसको सव्यय भी कहा जाता है, दूसरा नाम है उसका सव्यय। और
दूसरा भेद है शब्द का, वो है अविकारी शब्द, यानी कि अव्यय, यानी कि अव्यय। तो आते हैं सव्यय की ओर। सव्यय यानी कि कौन कौन से, सव्यय का मतलब क्या है, ये हम आगे विस्तार से देखेंगे। लेकिन उससे पहले शब्द के जो दो भेद है उसके उपभेद कौन से हैं, उपभेद यानी कि सब टाइप्स। तो सब टाइप्स कौन से हैं, उपभेद कौन कौन से हैं, तो विकारी शब्द की ओर आते हैं। तो देखो संज्ञा, पहला संज्ञा आप इंग्लिश में उसको क्या कहते हो, नाउन, करेक्ट। दूसरा है सर्वनाम, आप उसको इंग्लिश में कहते हो प्रोनाउन। तीसरा विकारी शब्द का तीसरा भेद है विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। और चौथा जो है वो है क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। ये विकारी शब्द के 4 उपभेद हैं। अभी अविकारी शब्द की ओर आ जाते हैं। अभी अविकारी शब्द यानी कि क्या और उसके कौन कौन से भेद हैं हम विस्तार से आगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसके उपभेद कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। आते हैं अविकारी शब्दों की ओर। क्रिया विशेषण अव्यय, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी आप कहोगे कि अव्यय अव्यय क्या, कि अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय भी है, इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ऐसा उसको कहा जाता है। अभी आते हैं हम विकारी शब्द। हमें इस पाठ में क्या देखना है, तो सबसे पहले विकारी शब्द और उसके भेदों के बारे में जानकारी। बाद में हम आगे आगे जिस प्रकार पूरे वर्ष भर में हमें आगे आगे अनेक घटक व्याकरण के सीखने हैं, तो उसमें हम बाद में अविकारी शब्दों की ओर आएंगे। तो चलो अभी आते हैं हमारे विकारी शब्द और उसके उपभेद की ओर। तो पहला है विकारी शब्द यानी कि क्या, यानी कि सव्यय का अर्थ क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि विकारी शब्द यानी कि सव्यय किसे कहते हैं। तो पहले हम आते हैं उदाहरण की ओर, बाद में मैं आपको उसकी व्याख्या समझाने की, उसकी संज्ञा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो लड़का लड़की, यानी कि लड़का शब्द और उसका लिंग बदल कर दिया तो हो गया लड़की। वह वे, देखो वह एक सर्वनाम है और उसका वे हो गया, यानी कि वो हो गया वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन, वचन में बदलाव हो गया, वह का वे हो गया। अच्छा अच्छी, देखो उसके शब्दों में बदल हो गया। अच्छा हम अच्छी भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मुझे कुछ काम करना है, करना, और मैं कुछ काम करूँगा, करेंगे, या फिर वो कुछ काम करेंगे, यानी कि करना ये शब्दों को हम बदल कर करेंगे भी लिखते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा, लड़का उसका लिंग परिवर्तन किया लड़की, वह उसका वचन परिवर्तन किया वे, अच्छा कारक परिवर्तन हो गया अच्छी, करना करेंगे। तो ये हो गया क्रिया का परिवर्तन। तो परिवर्तन यानी बदल, और बदल को भी हिंदी में विकार भी कहा जाता है। विकार यानी कि बदल होना, परिवर्तन होना। तो जिन शब्दों के स्वरूप में या उन शब्दों के प्रकार में कौन कौन से बदल हो सकते हैं, देखो लिंग में बदल हो सकता है, वचन में बदल हो सकता है, क्रिया में बदल हो सकता है, या कारकों में बदल हो सकता है। तो अगर उनमें कुछ बदलाव आता है, उसमें कुछ परिवर्तन आता है, या फिर उसको विकार भी कहते हैं, विकार भी होता है, तो उसको कहते हैं विकारी शब्द। उनको क्या कहते हैं, विकारी शब्द, यानी कि सव्यय। उसको दूसरा नाम भी है सव्यय। देखो लड़का, लड़का बदल कर हम लड़की भी बोल सकते हैं। वह को हम वे भी कह सकते हैं, यानी कि बदला हो सकता है, बदलाव हो सकता है, उस शब्द में बदल हो सकता है। जैसे कि अच्छा है कायम अच्छा ही नहीं रहेगा, उसको हम अच्छी भी कह सकते हैं, अच्छे भी कह सकते हैं। करना इस शब्द को
कायम करना यही शब्द नहीं रहेगा, करना का करेंगे होगा, करिए बोल होगा। तो ये है जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन, परिवर्तन यानी बदल, यानी कि विकार आता है। क्या आता है? विकार। तो उस शब्द को कहते हैं विकारी शब्द या फिर सव्यय। अभी ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलो अभी महत्वपूर्ण घटक की ओर आ जाते हैं कि विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्दों के भेद। अभी विकारी शब्द उसके भेद 4 है। एक है संज्ञा यानी कि नाउन, दूसरा है सर्वनाम प्रोनाउन, तीसरा है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, एंड चौथा है क्रिया यानी कि वर्ब। लेकिन उसके भी उपभेद हैं और वही उपभेद हमें एक एक करके आगे देखने हैं। जैसे कि अभी देखो संज्ञा, संज्ञा के उपभेद कौन कौन से हैं? तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, इस 5 विभागों में 5 भेदों में उसको क्या कर दिया है? बांटा गया है। तो हम एक एक करके हर एक पाठ में एक एक भेद का अध्ययन करेंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ संज्ञा का अध्ययन करेंगे, अगले पाठ में हम सर्वनाम, उसके अगले पाठ में विशेषण और आखिरी पाठ में हम क्रिया, इसका अध्ययन करेंगे। आते हैं हमारे पहला भेद जो है संज्ञा का, उसके और संज्ञा, एक्चुअली संज्ञा होता क्या है? संज्ञा यानी कि नाम, नाम यानी कि नाउन, किसी का भी रखा हुआ नाम, तो उसको कहते हैं संज्ञा। अभी देखो ये एक लड़का है, उसका नाम रमेश है, यहाँ पर चौपाई है, यहाँ मुंबई का दृश्य है। तो यहाँ पर जो मैंने नाम अभी गिने तो वो है उसके संज्ञा। अभी संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा देखो, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, स्थान या उनके गुण या उनके कुछ भाव, इनका नाम से संबोधित करना होता है। नाम से संबोधन करना यानी कि उसकी वो संज्ञा, उसकी वो क्या है? संज्ञा। फिर से आते देखो व्याख्या की ओर, अच्छी तरह से व्याख्या समझो। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं संज्ञा। जैसे देखो चौपाई नाम है, वस्तु का नाम है, रमेश व्यक्ति का नाम है, अजगर प्राणी का नाम है, मुंबई ये जगह का नाम है। तो ये है चौपाई, रमेश, अजगर, मुंबई कि तो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का या स्थान का जो नाम रखा हुआ होता है, नाम होता है या फिर उसके नाम का बोध होता हो तो उस शब्द को कहते हैं संज्ञा। तो ये है संज्ञा। तो आते हैं हम संज्ञा के 5 भेदों की ओर। बहुत ही आसान है, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ चित्र भी आपके सामने दिखाए हैं, जरा आप अच्छी तरह से देखो, चित्रों की ओर अच्छी तरह से देखो। अभी पहला है हमारा संज्ञा का पहला भेद जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? अभी हम पहले चित्रों की ओर आते हैं। यह है रमेश, यह है रमेश जिसका नाम वो मुंह फुलाकर बैठा है। तो कौन मुंह फुलाकर बैठा है? रमेश। ये हमें एकदम एक्चुअल उस व्यक्ति के बारे में, नाम के बारे में पता चलता है। दूसरा है खटिया या चौपाई। इस चौपाई पर बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? चौपाई पर, यानी कि हमें उस वस्तु का नाम यहाँ पर मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर आते हैं, यह जो जगह है, यह सुंदर जगह कौन सी है? कौन बताएगा? करेक्ट, यह है मुंबई, बराबर ना? तो
फारूक आज मुंबई से लौटा है। कहाँ से लौटा है? मुंबई से। यानी कि हमें उस जगह के बारे में पता चल रहा है कि जिस जगह से फारूक वापस आया है। तो हमें जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु का, जैसे कि खटिया, चौपाई, किसी विशेष व्यक्ति का, यानी कि जैसे कि रमेश, या फिर किसी विशेष जगह के बारे में पता चलता है, उसके नाम के बारे में पता चलता है, तो उस नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से देखो, जिस संज्ञा शब्द से विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, रमेश का मुंह फूल गया। देखो, रमेश का, किसका मुंह? रमेश, यानी कि रमेश, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौपाई पर बैठ जाओ। कहाँ पर बैठ जाओ? चौपाई पर, यानी कि चौपाई हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि हमें खास पता चल रहा है कि कहाँ बैठना है, चौपाई पर। कोई कुर्सी पर जाकर नहीं बैठेगा, चौपाई पर ही बैठेगा, यानी कि खास वस्तु का नाम यहाँ पर मिला है हमें। फारूक आज मुंबई से लौटा है, तो मुंबई यह जो है जगह का नाम, तो ये भी पता चल रहा है, इसीलिए यह स्थान यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया? आते हैं दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। अभी जाति का मतलब यहाँ पर क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण। जाति यानी कि कास्ट नहीं। तो जाति यानी कि किसी ग्रुप का रखा हुआ एक नाम। जैसे कि लड़का बोला तो किसी एक लड़के का नाम यहाँ पर नाम है प्राप्त होता है क्या? नहीं। लड़का बोले तो कोई भी लड़का हो सकता है। उस जाति को हम बोलते हैं लड़का या लड़की। एक लड़की की एक जात, लड़के की एक जात, जिन गाँव की एक जात, शहरों की एक जात, नदियाँ, पहाड़। कोई एक पहाड़ के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, उन ग्रुप के बारे में, उस जाति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखो, यहाँ पर उदाहरण की ओर आते हैं पहले। देखो कि यहाँ पर है, पहला है यहाँ पर एक गांव। क्या है? गांव। तो उस ये गांव, आज वो गांव चला गया। अभी यहाँ पर गांव जो शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। मुझे पता हो गांव चला गया, कौन से गांव चला गया ये आपको पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। तो किसी गांव का सिर्फ नाम है, किसी विशेष गांव का नाम यहाँ पर नहीं है। नदी जीवनदायिनी होती है, हमें जीवन देने वाली होती है नदी। तो कौन सी नदी? तो हमें पता नहीं। सभी नदियाँ जीवनदायिनी होती, किसी विशेष नदी के बारे में उल्लेख यहाँ पर नहीं। सभी नदियाँ जो जीवनदायिनी होती है, तो नदी जीवनदायिनी होती है। तो नदी यह शब्द जातिवाचक संज्ञा। अभी यहाँ पर कुछ लड़के हैं, देखो मैदान पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैदान पर वो लड़के खेलते हुए दिखाए, तो वो लड़के मैदान पर खेल रहे हैं। तो लड़के, कौन सा लड़का? किसी विशेष लड़के का नाम यहाँ पर दिखाया है क्या? नहीं, हमें नहीं पता कौन से लड़के। तो सभी लड़के मिलकर जुलकर वहाँ पर मैदान पर खेल रहे। तो लड़के, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। किसी एक लड़के का नाम हमें पता नहीं चलता, तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो और हम संज्ञा की ओर आते हैं। उसकी संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा की संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी कि व्याख्या भी हो कहते हैं उसको। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या जगह के जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का फिर से एक बार मैं व्याख्या पढ़ रहा हूँ। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या जगह के जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जाति यानी कि कास्ट नहीं, उसके ग्रुप के बारे में जानकारी। जैसे कि गांव, किसी एक गांव का नाम नहीं। नदी, किसी एक नदी का नाम नहीं। लड़के, कौन से लड़का वो पता नहीं, यानी कि उनके ग्रुप के बारे में हमें पता चलता है, उसके जाति के बारे में हमें पता चलता है। उसकी जैसे कि पेड़ है, पहाड़ है, तो ये सब
क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा, पेड़ पहाड़। लेकिन हम आम का पेड़ बोलेंगे आम, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी हम बोलेंगे हिमालय पर्वत, तो हिमालय का पहाड़, तो हम बोले ये हिमालय हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी विशेष के बारे में पता चला तो वो हो गया व्यक्ति, और उसके ग्रुप के बारे में हमें उसकी जाति के बारे में पता चलता है तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? धीरे धीरे समझो, समझने की कोशिश करो, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये बार बार पढ़ो, आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। अभी आते हैं हम भाववाचक संज्ञा की ओर। संज्ञा का तीसरा भेद जो है वो है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि भावना, इमोशंस। अभी जिस शब्द से हमें इमोशंस के बारे में पता चलता है, जिस संज्ञा शब्द से हमें इमोशंस के बारे में पता चलता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अभी समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं हम उदाहरण की ओर। देखो यहाँ पर रहमान है जो गाय को मार रहा है बेदर्दी से। उसका इमोशन हमें पता चलता है कि वो बेदर्द है। वो जो रहमान है बेदर्द है और वो गाय को मार रहा है बेदर्दी से। तो ये बेदर्दी जो शब्द हो गया भाववाचक संज्ञा। उसे भावना समझ में आती है हमें कि उस बेदर्द है। आगे आता है तो आजकल भीषण गर्मी पड़ती है। भीषण गर्मी, देखो एक व्यक्ति है जो तपते हुए धूप में अपने मस्तिष्क पर पानी डाल रहा है, यानी कि धूप से बचने की कोशिश कर रहा है, गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये गर्मी कैसी है? हमें गर्मी का पता चल रहा है, तो कैसी है? भीषण। तो उस गर्मी के भाव के बारे में हमें पता चलता है, अवस्था के बारे में पता चलता है। अभी देखो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। देखो आलू सब्जी के भाव, आलू या फिर कोई भी सब्जी हो, आजकल वो भाव बढ़ते ही जाते। कोई भी सब्जी हो, कम नहीं होते कभी भाव, वो बढ़ते ही जाते हैं। तो ये आलू सब्जी के भाव बढ़ना यानी कि महंगाई बढ़ना। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, यह हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो महंगाई यह हो गई भाववाचक संज्ञा। उससे भाव का पता चलता है, अवस्था का पता चलता है कि अभी महंगाई बढ़ने का काम करने लगी। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा इसका बोध होता हो तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यह हो गई भाववाचक। तो बेदर्दी, रहमान ने बेदर्दी से गाय को मारा, तो बेदर्दी यहाँ पर हो गया भाववाचक संज्ञा। आजकल भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण यह शब्द हो गया भाववाचक संज्ञा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ ही रही है, यानी कि महंगाई यह हो गई भाववाचक संज्ञा। आज की स्थिति का, आज की अवस्था के बारे में पता चल रहा है हमें महंगाई से। तो आज की अवस्था क्या है कि महंगाई है, तो यह हमें पता चलता है, यानी कि महंगाई यह शब्द है भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? चलो हम आगे के और आ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण पहले देखते हैं और बाद में उसकी व्याख्या करते हैं। आते हैं। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो गाय का दूध निकालने गया, लेकिन गाय दूध ही नहीं दे रही है, खाली है। तो वो क्या कह रहा है? लक्ष्मी ने कल दूध नहीं दिया। क्या नहीं दिया? दूध नहीं दिया। आगे देखो, सोना बहुत मूल्यवान होता है। सोना यानी कि गोल्ड बहुत प्रीसियस होता है, मूल्यवान होता है, बराबर ना। दाल चावल खाकर वे सो गए। गरीब लोग होते हैं, आजकल महंगाई का ज़माना है, दाल चावल भी बहुत लोगों को नसीब नहीं होता, तो दाल चावल खाकर वो सो गए। तो देखो दूध, यहाँ पर शब्द आया सोना, यहाँ पर शब्द आया दाल चावल। तो इसका मतलब क्या है? ये पदार्थ के नाम है, वस्तु के नाम है या द्रव्य के नाम है। जैसे कि दूध है लिक्विड, द्रव्य का नाम। देन ये सोना वस्तु का नाम है, पदार्थ का नाम है दाल चावल। तो अगर हमें दूध यानी कि द्रव्य, ये पदार्थ यानी कि दाल चावल
और वस्तु यानी कि गोल्ड, इसके जैसे कई अन्य बहुत ज़्यादा हमारे इसमें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, सोना, दाल चावल, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई धातु है या कोई द्रव्य है या कोई पदार्थ है, तो उसके बारे में हमें पता चल रहा है। इसीलिए उन शब्दों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आते हैं उसकी व्याख्या की ओर। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु यानी कि गोल्ड, किसी द्रव्य यानी कि दूध, यानी और किसी पदार्थ यानी कि ये जो हमने देखा दाल चावल, उसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो दूध, सोना और दाल चावल, यह कौन सी संज्ञा है? यह है द्रव्यवाचक। द्रव्य के बारे में पता चलता है हमें, तो इन शब्द को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया सबको? द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गई। पदार्थ, वस्तु या द्रव्य का नाम आया, जैसे कि और भी उदाहरण है, पानी है, जल भी बोलते हैं हम उसको, या फिर तेल है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। खड़ू, डस्टर, ये है वस्तु यानी कि वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा उन सभी को हम कहते हैं। आगे आते हैं हमारे शब्द के जो पहला भेद है संज्ञा, उसके पांचवें उपभेद की ओर, संज्ञा के उपभेद की ओर, पांचवा और अंतिम उपभेद है। यानी कि पांचवा उपभेद कौन सा है संज्ञा का? तो वो है समूह, यानी कि जिससे ग्रुप के बारे में पता जानकारी मिलती है। देखो यहाँ पर देखो, सेना की टुकड़ी का पता चल रहा है। सेना की टुकड़ी जो सेना के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो सेना यानी कि एक सैनिकों की टुकड़ी, यानी कि एक से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर आते हैं, उस सेना को हम उसको कहते हैं। तो सेना इस शब्द से हमें क्या पता चलता है कि सैनिकों के टुकड़ी के बारे में पता जानकारी मिल, समूह के बारे में, समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखो, फूलों का गुच्छा सुंदर है। गुच्छा यानी कि कई फूल एकत्रित कर दिए जाते हैं तो वो बन जाता है गुच्छा। तो एक से ज़्यादा फूल एकत्रित आ जाते हैं तो वो हो जाता है उन फूलों का समूह या समुदाय, और उसको हम कहते हैं गुच्छा। आगे देखो, हाथियों का झुंड चला आ रहा है। हाथी और कई हाथी एकत्रित आते हैं तो उसको कहते हैं झुंड। तो उस झुंड को कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा, उसको कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो समझ में आ गया समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे, इसमें सेना यह है समूहवाचक संज्ञा। फूलों का गुच्छा सुंदर है, यहाँ पर गुच्छा यानी कि समूहवाचक संज्ञा। हाथियों का झुंड चला आ रहा है, तो झुंड यहाँ पर आया है समूहवाचक संज्ञा, एक से ज़्यादा का एकत्रित आना यानी कि समूह हो जाना। तो यह हो गया समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। समझ में आ गया? तो ये सब 5 भेद हम फिर से देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम पता चलता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु के जाति के बारे में पता चलता है तो उसको जातिवाचक संज्ञा। हमें परिस्थिति के भाव का, किसी व्यक्ति के भाव का हमें पता चलता है तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। हमें वस्तु का, द्रव्य का या फिर धातु का अगर ज्ञान उस शब्द से मिलता हो तो उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और किसी शब्द से हमें उस समूह का या फिर समुदाय का पता चलता है तो वो होता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो गए संज्ञा के 5 भेद। हम आते हैं आज के असाइनमेंट की ओर। आज का असाइनमेंट देखो क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखांकित संज्ञा शब्द के भेद पहचानो। अधोरेखांकित यानी कि अंडरलाइन किए हुए।
तो यहाँ पर एक मैंने उदाहरण के तौर पर आपको एक सॉल्व करके दिखाया है। घी सेहतमंद होता है, और अंडरलाइन किस शब्द से है? घी के। घी यानी कि किसी द्रव्य के बारे में या फिर वस्तु पदार्थ के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती हो तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये घी एक क्या है? पदार्थ। तो ये है पदार्थ यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उस प्रकार आपको उत्तर लिखना है कि आगे लिखना है घी, जो अधोरेखांकित किया गया शब्द है उसको लिखना है, और उसके भेद के बारे में। भेद कौन सा है? संज्ञा है, लेकिन कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आया? आगे चलते हैं। करामत अली काम पर जाने के तैयारी में था। अधोरेखांकित शब्द करामत अली। करामत अली किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, तो करामत अली हो गया कौन सा? करेक्ट, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है, हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। देखो, हमारे शहर, शहर यानी कि कौन सा शहर पता चल रहा है? नहीं, तो यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। एक कवि, यहां पर सिर्फ कवि बोला तो शब्द के बारे में पता चल रहा है? नहीं, तो यह भी कवि जातिवाचक संज्ञा। कवियों की जाति है, उसमें कई लोग हैं। लेकिन अगर लपकानंद यह अगर अधोरेखांकित किया जाता तो वो कौन सी संज्ञा हो जाता? तो वो हो जाता कौन सी? करेक्ट, वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शहर जातिवाचक संज्ञा, कवि जातिवाचक संज्ञा, लेकिन लपकानंद कौन सा है? व्यक्तिवाचक। किसी खास व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, लपकानंद जी के बारे में पता चल रहा है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कवि और शहर ये तो जातिवाचक संज्ञा। दूर दूर तक पानी ही पानी था। अभी पानी के नीचे अधोरेखांकित किया हुआ है पानी, यानी कि द्रव्य। द्रव्य के बारे में पता चलता है, इसका मतलब यह हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। नेवले और सांप में शत्रुता होती है। देखो, शत्रुता, इससे हमें उसके क्या पता चलता है? करेक्ट, उनके बीच की दशा, अवस्था पता चलती है। उन दोनों के बीच की अवस्थाएं हैं शत्रुता की। उनके बीच के जो संबंध है वो पता चलता है शत्रुता की, यानी कि यह हो गई भाववाचक संज्ञा। यह कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। वे खुद सभा से उठ कर निकल गए। सभा किसकी होती है? सभा जहां पर कई लोग एकत्रित होकर किसी का भाषण, गाना या फिर किसी बातचीत को अटेंड करते हैं कई लोग, तो उनको कहते हैं सभा। तो समुदाय हो गया, समूह हो गया, लोगों का समूह हो गया सभा में। तो यह सभा जो शब्द है वो हो गया कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। घर में लोहे की कढ़ाई है। लोहा क्या है? धातु, यानी कि करेक्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। कढ़ाई, कढ़ाई यानी किसी वस्तु, कौन सी वस्तु? खास वस्तु का नाम पता चलता है, किसी विशेष वस्तु का नाम पता चलता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कढ़ाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी आ जाते आगे। सुधा पढ़ाई में तेज है। सुधा किसी खास लड़की के बारे में पता चलता है, तो वो हो गया क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पढ़ाई में तेज है, उसके गुण के बारे में पता चलता है, उसके गुण के बारे में पता चला, तो वो हो जाती है भाववाचक संज्ञा। ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। विष जहरीला होता है। अभी विष के बारे में उसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पर। यहाँ एक्चुअली जहरीला यह विशेषण भी है, लेकिन यहाँ पर हम संज्ञा के अगर दृष्टि से देखते हैं तो जहरीला शब्द है भाववाचक संज्ञा। विष भाववाचक संज्ञा। अगर जहरीला ये भाववाचक संज्ञा है, और विष अगर हम पूछेंगे विष कौन सी संज्ञा है, तो विष है बराबर कौन सा? किसी खास द्रव्य, वस्तु या पदार्थ के बारे में पता चलने वाला द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आ गया आज की असाइनमेंट भी। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि संज्ञा और संज्ञा के 5 भेद कौन से है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सभी बच्चे अभी इस सभी संज्ञा,
और उसके भेद, उसके उदाहरण सभी एक साथ अपने क्लास वर्क की नोटबुक में लिखेंगे और बाद में यह जो संज्ञा के ऊपर असाइनमेंट है वो भी पूर्ण करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले लेसन में अगले शब्द भेद की समय। धन्यवाद।